नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे उपन्यास चित्रलेखा, जो कि द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में है। तो चित्रलेखा उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवती चरण वर्मा जी ने हिंदी के विविध विधाओं के स्वरूप निर्माण एवं विकास हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने काव्य संकलन की भी रचना की है, कहानी संग्रह भी इनके द्वारा प्रकाशित किए गए हैं तथा उपन्यास साहित्य में इन्होंने अपनी ख्याति की एक विशिष्ट परिभाषा निर्मित की। तो हम देखते हैं इनका जन्म 1903 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने काव्य, कहानी, रेखा चित्र, एकांकी, उपन्यास आदि विविध क्षेत्रों को अपनी साहित्य सर्जना से संयुक्त किया। फिर भी इन्हें ख्याति इनकी उपन्यास साहित्य हेतु प्राप्त हुई। यानी इन्होंने विविध विधाओं में साहित्य सर्जना की, परंतु इनकी ख्याति का मूल आधार उपन्यास साहित्य ही माना जाता है। अब इनके काव्य संकलनों पर दृष्टि डालें तो त्रिपतगा, विस्मृति के फूल, मधुकण तथा रंगों के कांटे आदि इनके प्रमुख काव्य संकलन हैं। इनके प्रमुख उपन्यास पतन, जो कि इनका पहला उपन्यास कहा जाता है, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, दांव, भूले बिसरे चित्र, सबई नचावत राम गोसाई आदि है। इन्हें इनके सुप्रसिद्ध उपन्यास भूले बिसरे चित्र हेतु 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इनके उपन्यास चित्रलेखा, जिसका कि आज हम विवेचन करने जा रहे हैं, इसका रचनाकाल 1934 ईस्वी है। चित्रलेखा उपन्यास मौर्यकालीन इतिहास की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रस्तुत उपन्यास में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन हुआ है। अतः यह उपन्यास अर्ध ऐतिहासिक की कोटि में आता है। अर्ध ऐतिहासिक की कोटि में क्यों? क्योंकि उपन्यास में काल अवश्य चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णित किया गया है तथा चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य आदि के प्रसंग भी आए हैं, परंतु घटना जो है वो कल्पित है। जो कथानक प्रस्तुत किया गया है वो इतिहास और कल्पना के सम्मिश्रण से निर्मित है, अतः यह अर्ध ऐतिहासिक की कोटि में आता है। प्रस्तुत उपन्यास में उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी ने पाप एवं पुण्य की परिभाषा पर दार्शनिक चिंतन प्रस्तुत किया है। कि वर्मा जी कहते हैं कि पाप और पुण्य वास्तव में है क्या? इनको किसी एक निश्चित परिधि में, कोटि में बांध सकते हैं हम क्या? क्या हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि पाप की परिभाषा यही है या पुण्य इसी पर आधारित है? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे हर व्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में दो चार होता है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को एक ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सजाकर, संवारकर एक उपन्यास के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है भगवती चरण वर्मा जी ने। चित्रलेखा उपन्यास में उपन्यासकार ने तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। सामंती व्यवस्था, राज दरबारी संस्कृति, किस तरह जो सामंत होते थे दरबार के, उनको कितना महत्व, कितना धन और सम्मान प्राप्त था, किस तरह उस समय नगर वधू की प्रथा प्रचलन में थी, राज नर्तकियां होती थी जिनको विशेष सम्मान मिलता था। तो इस तरह से तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत हुआ है चित्रलेखा उपन्यास। अब चित्रलेखा उपन्यास में यदि हम पात्रों की बात करें, चरित्रों की बात करें, तो दो तरह के पात्र या चरित्र हमें इस उपन्यास में देखने को मिलते हैं। पहले तो प्रधान पात्र, यानी जो उपन्यास में घटना को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिनके ऊपर संपूर्ण उपन्यास के विकास का दारोमदार टिका होता है। तो ये पात्र हैं चित्रलेखा, जिसके
नाम पर ही हमारे उपन्यास का नामकरण हुआ है। जो नायिका है हमारे उपन्यास की, बीजगुप्त, जो कि सामंत है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का, तथा योगी कुमारगिरी, जिसने कि अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, जो कि प्रतिनिधित्व करता है भारतीय आध्यात्मिक सर्वश्रेष्ठता का। परंतु किस तरह से उसका चरित्र एक सुंदरी के प्रभाव में आकर के डामाडोल हो जाता है और उसका नैतिक पतन हो जाता है, किस तरह मनुष्य गलतियों का दास है, किस तरह मनुष्य पुतला है अपनी ही कमजोरियों का, ये दिखाया है। तो ये है प्रधान पात्र। तथा सहायक पात्र जो है उनके अंतर्गत महाप्रभु रत्नांबर, जिनके द्वारा आरंभ होता है हमारे उपन्यास का कि उनकी जो है वो शिक्षा पूरी होती है उनके गुरुकुल में, और दो शिष्य उनके सामने आके यही प्रश्न रखते हैं। तो महाप्रभु रत्नांबर तथा उनके दोनों शिष्य श्वेतांक व विशाल देव, ये हमारे उपन्यास के सहायक पात्रों के अंतर्गत आते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के शासनकाल को चित्रित किया गया है तथा इन दोनों का उपन्यास में सीमित समय के लिए प्रवेश दिखाया गया है। अभी चंद्रगुप्त की राजसभा दिखाई गई है, जिसमें कुमारगिरी और चित्रलेखा का आपस में वार्तालाप होता है, संवाद होता है, और चित्रलेखा पराजित कर देती है कुमारगिरी को। यहीं से ही नया मोड़ आता है हमारे उपन्यास में। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त सीमित समय के लिए कथा में दिखाए गए। अब कथानक, चरित्र चित्रण तथा देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से इस उपन्यास को साहित्य में पूर्णतः सफल उपन्यास माना जाता है। तो इस तरह से हमने प्रमुख बिंदु देखे, भगवती चरण वर्मा से संबंधित मुख्य मुख्य तथ्य देखे। अब हम आते हैं कथा वस्तु। तो चित्रलेखा उपन्यास मौर्यकालीन पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसका प्रारंभ होता है महाप्रभु रत्नांबर के गुरुकुल से, जहां पर शिक्षा समाप्त होने के पश्चात उनके दो छात्र श्वेतांक, जो कि क्षत्रियोचित स्वभाव वाला है, तथा विशाल देव, जो कि ब्राह्मणोचित स्वभाव वाला है, दोनों आकर के उनसे अंतिम दिन अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। तो उन दोनों के मन में यही प्रश्न आता है और वे महाप्रभु रत्नांबर से कहते हैं कि महाराज, पाप और पुण्य है क्या? वास्तव में क्या इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा है? इसके उत्तर में महाप्रभु रत्नांबर उन दोनों को अपने प्रश्न का उत्तर मात्र सिद्धांत के रूप में न पाकर व्यवहार के रूप में खोजने को कहते हैं। होता यह है कि वे श्वेतांक को सम्राट बीजगुप्त, जो कि मौर्य साम्राज्य का एक सामंत है, उसके घर रह करके 1 वर्ष तक समय व्यतीत करने तथा पुनः आकर के मिलने को कहते हैं। तथा विशाल देव को वे योगी कुमारगिरी, जिसने कि अपनी वासनाओं को जीत लिया है, जो कि योगी है, साधना के द्वारा उसने विजय प्राप्त कर ली अपनी इंद्रियों पर, उसके आश्रम में भेज देते हैं और दोनों से 1 वर्ष बाद पुनः इसी स्थान पर मिलने को कहते हैं। दोनों चले जाते हैं। अब सामंत बीजगुप्त, जो कि नर्तकी चित्रलेखा से अत्यधिक प्रेम करता है और दोनों बिना विवाह के ही पति पत्नी के चरम संबंधों को निर्वाह करते हुए एक साथ रहते हैं, तथा उधर कुमारगिरी किस तरह से आध्यात्मिक श्रेष्ठता द्वारा अपने चरित्र को सुदृढ़ करता है। परंतु कथानक में मोड़ आता है कि जब एक दिन राजसभा में सम्राट की दोनों के बीच में संवाद होता है, योगी कुमारगिरी और चित्रलेखा उनको पराजित कर देती है तथा योगी कुमारगिरी को अपने सौंदर्य से आसक्त न देख करके उसके मन में एक इच्छा उठती है योगी को जीतने की, योगी को अपने सौंदर्य के आगे नतमस्तक करने की। इधर इस सभा द्वारा योगी पराजित होते हैं, परंतु फिर भी चित्रलेखा उनको विजय का हार पहना देती है, योगी चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद चित्रलेखा योगी के आश्रम में जाकर के रहने लगती है और इधर आप देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य का चरित्र धीरे धीरे बदलता जाता है, परिस्थितियों के अनुसार वो अस्थिर होता जाता है। तो योगी, जो कि चारित्रिक दृष्टि से श्रेष्ठ था, उसका पतन होने लगता है, वो
चित्रलेखा के प्रति आसक्त होता है, चित्रलेखा से प्रणय निवेदन करता है। उधर चित्रलेखा जो उसके शरीर का भोग चाहती थी, उसको जीतना चाहती थी, वो इस तरह से उसका पतन देख करके उससे विरक्त हो जाती है। इधर योगी चित्रलेखा को प्राप्त करने के लिए बीजगुप्त के खिलाफ कुप्रचार करता है कि बीजगुप्त ने यशोधरा जो कि मौर्य साम्राज्य के एक अन्य सामंत की पुत्री है, उससे विवाह निश्चित कर लिया है। चित्रलेखा वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए विशालदेव को भेजती है, जहां उसे पता लगता है कि बीजगुप्त जो कि विलासी और भोगी के रूप में चित्रित है, वो वास्तव में ऋषियोचित स्वभाव वाला, उसके अंदर एक साधुओं का गुण है। वो श्वेतांक से यशोधरा का विवाह निश्चित कर देता तथा अपनी सारी संपत्ति दान करके चला जाता है। और इधर योगी कुमारगिरी जो कि दिखाया जा रहा था कि इतना श्रेष्ठ और चरित्र की दृष्टि से उत्तम है, वो किस तरह एक पशु की भांति अपनी वासना की पूर्ति हेतु कुचक्रों का जाल रचता है। तो यहाँ पर हमारे सामने वास्तविकता आती है कि किस तरह से मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है। तो इस तरह से चित्रलेखा को जो वास्तविकता पता चलती है, वो योगी कुमारगिरी की भर्त्सना करती है, उससे कहती है कि तुम पशु हो, और उसका आश्रम छोड़ करके बीजगुप्त को ढूंढती है और दोनों एक साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए चले जाते हैं। पुनः श्वेतांक और विशालदेव एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। वहां पर जब महाप्रभु रत्नांबर पूछते हैं तो श्वेतांक बीजगुप्त की प्रशंसा करता है और उधर विशालदेव योगी कुमारगिरी की प्रशंसा करता है। तो रत्नांबर उन दोनों से कहते हैं कि पाप और पुण्य की कोई निश्चित या सर्वमान व्याख्या कर पाना अत्यधिक कठिन है। मनुष्य परिस्थितियों का दास है, ना वो पाप करता है ना वह पुण्य करता है, बल्कि वो वही करता है जो कि परिस्थितियां उससे कराती हैं। यही इस उपन्यास का ध्येय वाक्य है, उद्देश्य है। उपन्यासकार यही चित्रित करना चाहता है कि पाप और पुण्य की कोटि में किसी घटना को बांधना अत्यधिक असंगत कार्य है, क्योंकि एक परिस्थिति में जो तथ्य किसी मनुष्य के लिए पाप हो सकता है, दूसरे के लिए वही पुण्य हो सकता है। इसी तरह किसी एक मनुष्य के लिए जो तथ्य या घटना पाप प्रतीत हो रही है, किसी दूसरी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति के लिए वही पुण्य भी सिद्ध हो सकती है। तो पाप और पुण्य की कोई सर्वमान्य व्याख्या नहीं है, बल्कि मनुष्य के दृष्टिकोण पर और परिस्थितियों पर निर्भर है। तो यहीं पर हमारा उपन्यास समाप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि उपन्यास कथानक, चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण तथा उद्देश्य की दृष्टि से सर्वथा सफल है। प्रस्तुत उपन्यास में जीवन दर्शन को इतनी सुगमता से प्रस्तुत किया है भगवती चरण वर्मा ने कि मनुष्य रहते रहते इस समाज में किस तरह से अपने चरित्र को उन्नतिशील बना सकता है, किस तरह अपने चरित्र को बचाए रख सकता है, किस तरह अपने चरित्र को वो उच्चतम आदर्श से संयुक्त कर सकता है, यह स्वयं उसके ऊपर निर्भर है। किस तरह बीजगुप्त जो एक भोगी विलासी व्यक्ति था, वो साधु और आदर्श चरित्र का प्रस्तुतिकरण करता है, वहीं दूसरी तरफ योगी कुमारगिरी जो कि अपने चरित्र, अपनी इंद्रियों को जीत चुका था, आदर्श रूप था, वो किस तरह से पतित पुरुष के रूप में सामने आता है। तो मनुष्य परिस्थितियों का दास है और परिस्थितियां ही उसे अच्छे या बुरे कार्य करवाती हैं। यही इस उपन्यास का मुख्य वाक्य है, मुख्य बिंदु है तथा यही इस वाक्य का उद्देश्य है। तो हम देखते हैं कि चित्रलेखा उपन्यास भारतीय दर्शन की एक संतुलित व्याख्या प्रस्तुत करता है तथा प्रस्तुत उपन्यास में उपन्यासकार ने चरित्रों एवं घटनाओं के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को स्वर देने का महान कार्य किया है। तो इस तरह से चित्रलेखा उपन्यास घटनाओं, ऐतिहासिक वातावरण, उद्देश्य सभी दृष्टियों से पूरी तरह से सफल उपन्यास कहा जा सकता है। आप चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें यदि, तो चित्रलेखा जो कि नायिका है इस उपन्यास की, अत्यंत सुंदरी है, भोग और विलास में प्रवृत्त है, अभुक्त वासना का प्रतीक है कि किस तरह से वो कई पुरुषों से संबंध बनाती तथा उसकी परिणति
बीजगुप्त के साथ होती है। किस तरह से बीजगुप्त जो कि भोगी है किंतु फिर भी उसके मन से वो योगी है, शरीर से भोगी है परंतु मन से योगी है। किस तरह से योगी कुमारगिरी जो है कि जो दिखावा करता है, वो प्रतिनिधित्व करता है हमारे साधु और सन्यासियों के उस वर्ग की जो प्रवंचना की आड़ लेकर के अपने पतित कार्यों को जो है संपन्न करते हैं। किस तरह से आज साधु सन्यासी जो है वो लोगों के विश्वास से खेलते हैं, किस तरह से पाखंड का दिखावा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस उपन्यास के सभी चरित्र हमारे आसपास के वातावरण से ही लिए हुए प्रतीत होते हैं। तो चित्रलेखा उपन्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है उपन्यास साहित्य के क्षेत्र में। धन्यवाद।